हमारा देश किसानों और उत्पादकों का देश है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा यानी 70% से अधिक लोग किसी न किसी रूप से कृषि पर निर्भर हैं। इनमें सिर्फ 5% ही धनी हैं और बाकी छोटे अथवा मध्यम श्रेणी के खेतीहर हैं, जो हमारे लिए अन्न उत्पादन करते हुए अपने गुजर बसर के लिए संघर्ष करते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ करने की जरूरत है। इसके लिए 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में तकनीकी तथा वैज्ञानिक नवाचार की अहम भूमिका है। ये वृत्त चित्र इसी भूमिका पर आधारित है। हम किसानों की आमदनी तथा उत्पादन बढ़ाने वाले वैज्ञानिक अनुसंधानों की जानकारी प्राप्त करने के लिए देश भर की यात्रा करेंगे। अपनी इस यात्रा में हम तमिलनाडु से हिमाचल प्रदेश और नई दिल्ली से झारखंड की यात्रा में भारतीय किसानों की स्थिति को जानेंगे। हम अपनी यात्रा तमिलनाडु से शुरू कर रहे हैं, जहां किसान के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है जमीन। मिट्टी में फसल उगाने के लिए प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व होते हैं, लेकिन भारत में खेती से उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगातार दबाव रहा है, जिससे मिट्टी के पोषक तत्वों में धीरे धीरे कमी हो रही है। इसके अलावा रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल तथा आवश्यकता से अधिक बुआई के कारण भी समस्या जटिल हुई है। इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने से पहले हम मिट्टी के पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं। मिट्टी में कई वृहत तथा सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। वृहत पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर शामिल है। पौधों के विकास में इनकी ज्यादा जरूरत है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में बोरॉन, क्लोरीन, तांबा, लोहा, मैंगनीज, मोलिब्डेनम तथा जस्ता होते हैं। पौधों को इनकी कम जरूरत होती है। जिन पदार्थों की इन फसलों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम। इन्हें अक्सर एनपीके कहा जाता है। नाइट्रोजन पत्तियों के विकास के लिए, फास्फोरस जड़ों, फूलों और फलों के विकास के लिए, जबकि पोटेशियम पौधों के पूरे क्रियाकलाप के लिए आवश्यक है। अगर किसान को पता चल जाए कि उसका खेत कितना उपजाऊ है, तो वो अधिक फायदे के लिए उसी के अनुरूप फसल उगाने की योजना बना सकेगा। They should know the soil health first. Okay, based on the soil health only, they can feed. That means they can recommend the fertilizer to the crop. Okay, so to know the soil health, they have to collect the soil sample and rush to the laboratory and wait for a week or two to know the soil health. ये जानने के लिए हमने तमिलनाडु के काराईकुडी स्थित CSIR की केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला का दौरा किया, ताकि मिट्टी में एनपीके की आसान जांच करने वाली किट के बारे में जानकारी मिले। इस किट को जयराम मथैयारासु के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल ने तैयार किया है। इस किट के इस्तेमाल और मिट्टी की उर्वरता की जानकारी के लिए किसान को भूमि से मिट्टी का नमूना इकट्ठा करने के 10 मिनट के भीतर उसके पोषक तत्वों की जानकारी मिल जाती है। So using this kit, the farmer they can do the soil analysis on their own and they can get the recommendation for their crop. That is the fertilizer recommendation to raise the crop for the town. मिट्टी में एनपीके के बारे में जानकारी प्राप्त करके किसान अपनी फसल के लिए आवश्यक खाद के प्रकार का चयन कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर उसे पत्तियों वाली सब्जी उगानी है तो वो ऐसे खाद का इस्तेमाल करेगा जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो। अगर वो फूल उगा रहा है तो वो ऐसी खाद का इस्तेमाल करेगा जिसमें फास्फोरस ज्यादा हो।
ताकि अधिक फूल खिल सके। खाद के सावधानी पूर्वक चयन करने से मिट्टी की भी सेहत अच्छी रहती है। They can avoid the polluting of the soil. So unnecessarily they don't need to feed the chemical to the soil to pollute. So whatever the requirement, they can feed it and do the crop. ये किट कैसे काम करती है? हमारे पास मिट्टी के कई नमूने हैं। हम एक नमूने में रसायन मिलाते हैं, फिर हम इस घोल को छानते हैं। छानने के बाद तरल पदार्थ में हम रंग के कोड का इस्तेमाल करते हैं। इस नमूने को किट में डालकर इसकी विशेषताओं की जांच करते हैं, जैसे कि मिट्टी का पीएच। इसी प्रकार अन्य मानकों की भी जांच की जा सकती है, जैसे कि एन, पी और के। ऐसा नहीं है कि बाजार में दूसरी किटें उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अन्य किट की कीमत इसकी तुलना में अधिक हो सकती है। वो इस्तेमाल में आसान नहीं है और परिणाम भी देरी से मिलते हैं। நான் விவசாயத்தை பார்த்து மண் பரிசோதனையை நான் 3 மாதங்களுக்கு மேலே ஆகி கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது இவங்க கொடுத்த கருவியால் எனக்கு இப்போ விவசாயத்தில் ஈஸியாக பயிர்கள் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறது. அவங்க கொடுத்த கருவியால் மண் பரிசோதனை எனக்கு உடனே கிடைத்து விடுகிறது. அதனால் நான் இப்போ விவசாயம் ரொம்ப ஈஸியாக செய்ய முடிகிறது। निश्चित रूप से मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे कम से कम किसानों को एक समाधान तो मिल जाएगा। दक्षिण भारत से अब हम उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश की ओर चलते हैं। यहां के किसानों की परेशानी थोड़ी अलग है। उनकी फसल सूअर और बंदर बर्बाद कर देते हैं। मक्की, गेहूं, जौ और ये फसलें उगाते थे और फिर फसल को नुकसान हुआ हमारा। जंगली सूअर बंदरों ने उजाड़ा। इस तरीके से जो जंगली जानवर हैं वो फसलों का बहुत नुकसान करते थे। एक आंकड़ों से हमें ये पता चला कि करीब 330 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो जाता है इन जंगली जानवरों से जब भी किसान हमारे फसल लगाते हैं। ये समस्या इतनी गंभीर है कि किसानों ने खेती छोड़ने का निश्चय कर लिया था। लेकिन इस समस्या का समाधान बेहद आसान है। इस क्षेत्र में बहुतायत से पैदा होने वाला एक फूल जंगली गेंदा है, जिसे टिगेटस माइन्यूटा भी कहते हैं। पालमपुर स्थित CSIR के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने न सिर्फ ये फसल उगाने की सलाह दी, बल्कि किसानों को उसके प्रबंधन की तकनीक भी उपलब्ध कराई। जंगली गेंदा है, इसको ना तो बंदर खाते हैं, ना नीलगाय तंग करती है, ना ही जंगली सूअर इसको तंग करते हैं। तो ये फसल ज़्यादा पानी की भी इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बड़ी हमें हार्डी फसल लगी किसानों के लिए। इसकी किस्में ऐसे विकसित की गई हैं कि खेती आसान हो और उत्पादन अधिक हो। गेंदे के पौधे 45 दिनों के भीतर फूल देने लगते हैं। ये फसल साल में 7 बार उगाई जा सकती है। इन फूलों की बिक्री होती है और इनसे तेल भी निकाला जाता है। किसानों को इन फूलों से तेल निकालने की विधि भी बताई गई है, ताकि उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो सके। संस्थान ने इसको बहुत ही अहम तरीके से हमारे को यहाँ मशीनें दी हुई है। जैसे हम पहले यहाँ से ले जाते थे तो कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर यहाँ प्लांट लगे हुए, वहाँ पे हमारे को माल ले जाना पड़ता था और हमारे को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। दिन को कटाई करनी और रात को ले जाना, और हमारी पूरी रात हम सोते नहीं थे, क्योंकि ये गेंदा जो है खराब भी हो जाता है। इसको इनकी धूप में ज़्यादा रखना पड़ता। और अब हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है तो हमारे को इतना किराया बच जाता है, 4-5 हज़ार गाड़ी का किराया बच जाता है हमारे को, और यहीं पे निकाल के हमारे को जिसका ज़्यादा बेनिफिट है। जो ग्रोस इनकम जो किसानों को होती है वो कम से कम 2 लाख से 2-2.25 लाख रुपए तक की ग्रोस इनकम हो जाती है। और उसका खर्चा वगैरह अगर हम निकाल के देखें 60-70 हज़ार का खर्चा आता है उसमें, विभिन्न कृषि क्रियाओं में और प्रसंस्करण क्रियाओं में। तो 1.5 लाख तक की आमदन जो है किसान भाई 4-5 महीनों में प्राप्त कर सकते हैं।
विज्ञान ने इस क्षेत्र के किसानों को ऐसा साधन दिया कि वो जंगली उत्पाद को वाणिज्यिक फसल में बदल सकते हैं। खेती छोड़ने वाले किसानों की आमदनी अब तिगुनी हो गई है। मार्केटिंग की चिंता करने की जरूरत भी नहीं। साफ है, उनकी जिंदगी कई तरह से फूलों की तरह खिल रही है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। पहाड़ों में फूलों के उत्पादन से अब हम पंजाब की एक ऐसी फसल की ओर चलते हैं जो न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय है, और वो है गेहूं। दुनिया की 3 सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसलों में मक्का और चावल के अलावा गेहूं है। इस फसल की खेती करने वाले किसानों की अपनी समस्याएं हैं। गेहूं की खेती में पानी ज्यादा लगता है और यह अधिक तापमान भी नहीं झेल पाती। तो जलवायु परिवर्तन के दौर में इसका प्रबंधन कैसे हो, और क्या विज्ञान अधिक पोषण वाली फसलें विकसित करने के उपाय ढूंढ सकता है? जीनोमिक्स विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारी मदद कर सकता है। जीनोमिक्स किसी अवयव की एक कोशिका में मौजूद डीएनए की पूरी श्रृंखला होती है। इस श्रृंखला से हमें इस अवयव के बारे में पूरी जानकारी या आनुवांशिक निर्देश प्राप्त होते हैं। इस जानकारी से वांछित गुणों की आनुवांशिक पहचान करना आसान हो जाता है और इससे किसानों को यह तय करने में मदद मिलती है कि उन्हें किस प्रकार की फसल उगानी है। अब हम पंजाब कृषि विश्वविद्यालय चलते हैं, जो गेहूं के जीनोम की पहचान करने में शामिल देश के 3 संस्थानों में से एक है। यहाँ वर्ष 2005 में चावल के जीनोम की पहचान की गई, जिससे किसानों को काफी मदद मिली। Wheat is a very complex crop. It has a genome which is 35 times bigger than the rice genome. Even a single wheat chromosome is bigger than the whole rice genome. So there were efforts have been going on. Everybody was very anxious to sequence the wheat genome. इसे इस संदर्भ में देखते हैं। गेहूं का जीनोम इंसानों के जीनोम से 5 गुना बड़ा होता है। इसमें 7 गुणसूत्रों के 3 सेट होते हैं और ये 3 सेट विभिन्न पूर्वजों से आते हैं। तो इसमें गुणसूत्रों के 21 जोड़े होते हैं। एक दाने के काफी जटिल गुणसूत्रों की पहचान के लिए विभिन्न देशों का सहयोग जरूरी था। इस दिशा में वर्ष 2005 में 68 देशों के 2400 वैज्ञानिकों ने कार्य करना आरंभ किया। It was possible for us to isolate the individual chromosomes of wheat. So there was a technology that each one of those chromosomes could be identified and separated. And then we isolated the DNA from each of those chromosomes separately, and then that was sequenced. हर देश को एक गुणसूत्र या कहें कि गुणसूत्र का एक भाग दिया गया। India took up challenge of sequencing one of those chromosomes. And these chromosomes in wheat are designated. They have different names. We call them 1A, 2A, 2B, 1B, 1D, like that. So India had its shear chromosome 2A. So this 2A chromosome alone is 2.5 times larger than the whole rice genome. काम के बढ़ जाने के बावजूद भी ये कार्य काफी कठिन था, लेकिन वर्ष 2018 में 18 वैज्ञानिकों की इस टीम ने आखिरकार गेहूं के जीनोम की संरचना की पहचान करने में सफलता प्राप्त कर ली।
प्रायोगिक तौर पर इससे किसानों को कैसे मदद मिलेगी? इन सूचनाओं से उन वंशाणुओं की पहचान में मदद मिलेगी जो उत्पादन, गुणवत्ता या बीमारियों और कीटों के प्रति प्रतिरोध पर असर डालते हैं। All these efforts, the sequencing efforts, they will assist us in finding new genes for disease resistance, for new insect pest resistance, for developing heat tolerant wheat, for developing, like water is another commodity which is becoming less and less because water table is going down extremely. So we need the crops which are more water use efficient, and this information will be very beneficial for developing water efficient wheat varieties so that farmers will use less water for getting the equal yields. उदाहरण के लिए वैज्ञानिकों ने गेहूं के जीनोम में जस्ते के संग्रह के लिए जिम्मेदार वंशाणुओं की पहचान की है। इन जानकारियों से विस्तृत सूक्ष्म पोषण स्तर वाले गेहूं की किस्में विकसित की जा सकती है। इससे शोधकर्ताओं को परीक्षण और त्रुटि के बिना गेहूं के संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा गेहूं की पूर्व फसलों की वांछित विशेषताएं आधुनिक किस्मों में की जा सकती है। कुल मिलाकर ये गेहूं किसानों के लिए उत्पादन और लाभ को बढ़ाने में परिवर्तन ला सकता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। अब हम जीनोमिक्स से कुछ सरल विषय की ओर झारखंड के रांची की तरफ रुख करते हैं, जो किसानों के लिए सामान्य लेकिन जरूरी भी है, और वो है पानी। आज दुनिया भर में पानी को लेकर चिंता जताई जा रही है और भारतीय किसानों के लिए भी ये एक चिंता का विषय है। जमीन के ऊपर तथा भूजल स्तर पर जल संसाधन कम हो रहे हैं, इसलिए कृषि के क्षेत्र में जल का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए नवाचार की काफी जरूरत है। In India, rain-fed farms are mostly cultivated by poor and resource-constrained farmers. Here, a prolonged dry spell can destroy entire crop many times, or it reduces the yield drastically. So, the hydrogel can sustain a crop in such conditions. आखिरकार हाइड्रोजल क्या है? हाइड्रोजल ऐसे पदार्थ हैं जो भारी मात्रा में जल संग्रह कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में 70% तक जल होता है, लेकिन हाइड्रोजल में 90% जल समा सकता है। हाइड्रोजल कृत्रिम पदार्थों से बने होते हैं जो आमतौर पर भारी मात्रा में अवशोषण करने वाले बहुलक होते हैं, जैसे पॉलीएक्रिलेमाइड, जिसमें भारी मात्रा में जल संग्रह की क्षमता होती है। जब जल उपलब्ध होता है तो ये उसे अवशोषित कर लेते हैं। बाद में ये जल धीरे धीरे वातावरण में छोड़ा जाता है। अगर किसान नियमित रूप से सिंचाई नहीं कर सकता तो इससे खेतों को पानी मिलता है। इससे कुल मिलाकर पानी का इस्तेमाल कम होता है। नकारात्मक पहलू, कई कृत्रिम पदार्थ जैविक रूप से अपघटनीय नहीं होते, जिससे ये विषैले पदार्थों में बदल जाते हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होते हैं। क्या जल संरक्षण का पर्यावरण अनुकूल उपाय है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने झारखंड के रांची स्थित भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान में डॉक्टर नंद किशोर थोमरे और उनकी टीम से मुलाकात की। उन्होंने क्लस्टर बीन्स यानी ग्वार फली की गोंद से हाइड्रोजेल तैयार किया है। मिट्टी की आर्द्रता बढ़ाने के लिए ये किसी भी अन्य हाइड्रोजेल की भांति कार्य करता है,
जो पानी की कमी के समय काम आता है। इसका अतिरिक्त फायदा ये है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। Guar gum is a long chain polysaccharide of very high molecular weight. On these polysaccharide chains, active sites are developed by grafting, and then with the use of some cross-linking agent, these are cross-linked together so as to give a network sort of structure, and this network structure can trap water inside it, and this is the very concept of the hydrogel. नए प्रकार का ये हाइड्रोजल पारदर्शी है और फौरन पानी सोख लेता है। जब इसे मिट्टी में मिलाया जाता है तो जल सोखने की इसकी क्षमता बढ़ती है और आवश्यकता पड़ने पर यह पानी छोड़ता है। भारत जैसे देश में जहां मॉनसून अनियमित हो और किसानों को पानी की कमी की चिंता करनी पड़े, यहां विज्ञान की ये देन किसानों के लिए काफी मददगार है। झारखंड से हम उत्तराखंड की ओर ये देखने के लिए गए कि किस प्रकार यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। उत्तराखंड के पंतनगर में केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में जापानी मिंट या मेंथा आर्वेंसिस की खेती करने की नई विधि विकसित की है। ये विचार किसानों को अतिरिक्त फसल उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया, जो लाभदायक हो और पारंपरिक फसलों के साथ उगाई जा सके। मिंट की इस किस्म में भारी मात्रा में तेल होता है। इस तेल का इस्तेमाल औषधि और प्रसाधन उद्योग तथा अन्य उत्पादों के लिए किया जाता है। मेंथा एक कमर्शियल एरोमेटिक क्रॉप है और पूरे देश में किसानों द्वारा बृहद स्तर पर लगाई जा रही है। मेंथा की जब कटाई हो जाती है, कटाई के बाद इसका आसवन किया जाता है और आसवन करने के बाद हमको इसका सुगंधित तेल मिलता है, जिसको हम मेंथा ऑयल कहते हैं। और जो मेंथा ऑयल है, यही किसानों का आय का स्रोत है, क्योंकि किसान इसी को बाजार में बेचते हैं और उसे आय कमाते हैं। ये जानकारी किसानों को दी गई और किसानों ने अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस फसल की खेती आरंभ कर दी है। इसके कई फायदे हैं। इसकी फसल जल्द तैयार होती है। फसल तैयार होने में सिर्फ 90 दिनों का समय लगता है। इसका दूसरा फायदा है कि यह रबी और खरीफ की फसल के बीच के समय में उगाई जा सकती है। वैज्ञानिकों ने इसकी बेहतर किस्म विकसित की है ताकि किसान इसका उत्पादन बढ़ा सके। शोध और परीक्षण में काफी समय लगता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इसका उत्पादन किसानों के लिए फायदेमंद है। तो 1-2 साल तो हमको इसको कैरेक्टराइजेशन में लगता है। फिर उसके बाद 3 साल के बाद हमें पता चलता है कि ये हमारी ये इस कैरेक्टर के लिए ये वैरायटी अच्छी है। तो उसके बाद फिर हम उस कैरेक्टर को एक्सप्लॉइट करने के लिए हम उसको ट्रायल फार्म में डालते हैं। तो 2 साल उसका 3 साल ट्रायल में डालते हैं, तब हम उसको रिलीज करते हैं। इस तरह से 5 से 7 साल एक किस्म को डेवलप करने में लग जाता है। किसानों को ऐसे उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं जिनसे फसल का ज्यादा लाभ मिल सके। देखिए, जो हम लेबोरेटरी में यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि मेंथा में कितना ऑयल प्रोडक्शन हो सकता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम क्लीवेंजर अपरेटस कहते हैं। ये ग्लास की एक असेंबली है। इसमें हम एक निश्चित मात्रा में पौध सामग्री को डाल देते हैं फसल की कटाई के बाद, और उसको 3 घंटा पानी के साथ बॉईल किया जाता है। 3 घंटे के बाद जब ये बॉईल होकर पूरा तेल यहाँ आसवन के माध्यम से यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि एक निश्चित मात्रा में मेंथा के अंदर कितना तेल है। तो इससे फिर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी पर यूनिट एरिया के हिसाब से कितना ऑयल प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा कृषि प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण तकनीक और मार्केटिंग की सुविधा से जुड़े अनुसंधान भी किए गए। फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। सर्दियों में यह फसल नहीं उगती। चूंकि यह किसानों के लिए फायदेमंद है, इसलिए वैज्ञानिक इसे और बेहतर बनाने के लिए शोध कर रहे हैं। अभी अपनी हाल ही में वैरायटी डेवलप की सिम क्रांति। सिम क्रांति का जो गुण है मेंथा की, वो ठंडी में होती है, गर्मी में भी होती है। जितनी वैरायटी हमारी थी पहले, वो सभी ठंडी में सूख जाती थी।
जैसे आप देख रहे हैं फसल खड़ी है पूरा, ये हमारी शक्कर के लिए फसल तैयार हो रही है। लेकिन जो सिमक्रांति वैरायटी है उसमें ऐसा गुण है कि किसान अगर लगाता है जड़ के लिए इस समय, तो उसको हरी भरी फसल मिलेगी। दिसंबर महीने में काट के तेल निकाल लेगा और नीचे जड़ है। इस तरह से दोहरा लाभ हुआ, जड़ भी मिल गई और तेल भी मिल गया। और ठंडी में उसको 100 किलो तेल 1 हेक्टेयर मिल जाता है। तो आज की डेट में लगभग 1 लाख से 100 लाख का तेल उसको मिल गया विदाउट एनी एफर्ट। आज उत्तर तथा पूर्वी भारत में 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर यह फसल उगाई जा रही है, जिसके कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेंथोल मिंट उत्पादक देश बन गया है। इसके पीछे विस्तृत आधार तैयार करने का विचार है, जिससे पेपरमिंट का अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। फिलहाल अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा पेपरमिंट उत्पादक देश है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयत्न के बाद काफी संभावना है कि भारतीय किसान इस क्षेत्र में भी अपना नाम पहले स्थान पर दर्ज कर लेंगे। हमने सिर्फ कुछ उदाहरण देखे हैं, लेकिन भारत में किसानों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार और विधियां विकसित की जा रही हैं। ये यात्रा जारी रहेगी। हमने अभी तक हर एक किसान की आमदनी दोगुनी नहीं की है, लेकिन उनकी जिंदगी में उम्मीद और बेहतर सुरक्षा की किरणें दिखने लगी हैं।